सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों एवं शिष्यजन। इस प्रकार से हमने कल गत दिन में पृथ्वी हमारा आवास इस पुस्तक का कक्षा 6 एनसीईआरटी अध्याय 1 का अध्ययन किया था, सौरमंडल है पृथ्वी। इसी क्रम में आज आगे चलेंगे। हम तीसरा पाठ का अध्ययन करेंगे, इसमें ग्लोब के विषय में बता रहे हैं, अक्षांश एवं देशांतर के विषय। प्रिय बच्चों, ये कुछ चित्र आप देख पा रहे होंगे। चित्र के माध्यम से यह दर्शाया जा रहा है। आइए अध्ययन करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ चुका है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चमकती तथा मध्य। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप क्या है? वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब का गुब्बारे जैसे ग्लोब, इनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होता, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लकड़ी का। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। कुछ बिंदु निश्चित किए गए एवं रेखाओं को संदर्भित किया गया है। तो आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। देख रहे हैं आप, ये सुई जो है ग्लोब में झुकी अवस्था में दिखाई पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो देखिए झुकी हुई है, इसका नाम क्या है? तो अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा। एक अन्य रेखा भी ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है, इसका नाम है विषुववृत्त। इसको क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले अर्ध भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर की आधे भाग में। इस प्रकार से विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी पर क्या बनाती है? एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। पूछा जाए कि पृथ्वी पर काल्पनिक वृत्त कौन बनाता है? तो विषुववृत्त बनाता है। और विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है? तो विषुवत वृत्त उसे कहते हैं जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए दो, आधा भाग है नीचे का, इसको बीच में से बांट देती है, तो इसको कहते हैं हम विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर एवं स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध ये वाला, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहता है। ये दोनों बराबर अर्ध आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी पर क्या बनाती है? एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अक्षांश या समानांतर रेखाएं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किसमें मापा जाता है? तो अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त जो शून्य अंश है वो किसको दर्शाती है? अक्षांश को दर्शाती है। और चूंकि विषुवत वृत्त में दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की पृथ्वी का एक चौथाई भाग है, इसका माप लगभग होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार से 90 उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, 90
अंश दक्षिणी अक्षांश जो दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, यह उत्तर ध्रुव है, देख पा रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध में, यह दक्षिणी ध्रुव है दक्षिणी गोलार्ध में। इस प्रकार से विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। अब विषुवत वृत्त के दक्षिण सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। अक्षांश के साथ क्या लिखा जाता है? हाँ, और 83 अंश 40 कला उत्तरी अक्षांश ऐसे लिखा जाता है। सभी सामान्यतया इसे उ या क अक्षर से, इसको जो है निम्न अक्षर से लिखा जाता है, व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील है, महाराष्ट्र का चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश अंश पर, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2 से आप स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये देखिए विषुवत वृत्त से, ये विषुवत वृत्त है, 20 अंश 40 अंश 60 अंश 80 अंश और 90 अंश। आइए कुछ धातव्य विषय है। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापन? आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं कोण बनाकर, कुछ जान सकते हैं। ये बच्चों, आइए आपको बताते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर जिसको कहते हैं इसके विषय में। विषुवत वृत्त 0 अंश उत्तर ध्रुव, 90 अंश उत्तरी। विषुवत वृत्त जो है 0 अंश उत्तर ध्रुव, 90 अंश दक्षिण ध्रुव, 90 अंश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ठीक है, 90 अंश उत्तरी ध्रुव जो उत्तर में है और 90 अंश दक्षिण ध्रुव यह जो दक्षिण में है। और विषुवत वृत्त कितने अंश पे है? तो 0 अंश पर है। ठीक है, आइए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध का कर्क रेखा है, समझ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध कौन सा? ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध का जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में और कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क में। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, इसके बाद विषुवत वृत्त की रेखा के 66 डिग्री 66 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक है, आइए पृथ्वी के ताप एवं कटिबंध के विषय में अध्ययन करते हैं बच्चों। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर उठता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं बच्चों? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, कर्क रेखा यहाँ देख सकते हैं आप, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके जो बीच का है आप देखेंगे अभी, देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा, इसके जो बीच के सभी अक्षांशों पर क्या होता है? ठीक सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर वो होता है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होती है? गर्मी होती है, उष्मा होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उष्ण कटिबंध कहा जाता है।
कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सूर्य के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें कैसी होती है? तो तिरछी होती है। हैं? इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त कर्क रेखा, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त मकर रेखा, मकर रेखा कहलाता मकर रेखा कहलाता है। में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के दक्षिणी चौरस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षेत्र से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये क्या है? शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध एवं शीत कटिबंध दोनों क्या है? भिन्न भिन्न है। आइए देखते हैं देशांतर क्या है। देशांतर किसे कहते हैं? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान पर के अक्षांश के और जानकारियां की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है। इस अक्षांश पर दक्षिण में पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है? इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको याम्योत्तर वृत्त कहते हैं। ठीक है। तथा उनके बीच के दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है, इसे कहते हैं लघु वृत्त है। तो इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। इनकी बीच की दूरी जो है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होती है? घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर का प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इस याम्योत्तर को क्या कहते हैं? प्रमुख याम्योत्तर, जिनका मान कितना है? 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से कम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर जो पू लिखा जाता है एवं पश्चिम के लिए क्या लिखा जाता है? प लिखा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। यह जानकर रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व में 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है। प्रमुख याम्योत्तर जो है, अब देखिए ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखा एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। तो आप देख रहे होंगे, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप इस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में। अब इस बिंदु को देखिए, जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इनको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज संख्याओं को क, ख, ग, घ, ङ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर रेखा एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। ठीक है। आप इस पर देख पा रहे होंगे। जूम कर देते हैं हम यहाँ आपके लिए। ग्रीनविच, शांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, शांत महासागर, ये अक्षांश एवं देशांतर बता रहे हैं। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं?
आप सही स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश एवं 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं आप इस प्रकार से। आइए आगे देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, तो स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तथा वह स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में है, इनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। चित्र नंबर 2-8 देख सकते हैं आप। देख पा रहे हैं आप। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार से ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 5 + 60 मिनट, अर्थात समय से 1 घंटा आगे होगा, पूर्व होगा, तो अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय होगा, तो वह क्या होगा, 1 घंटा पीछे होगा, यानी वह सुबह का 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 80 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार के घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। आइए हम मानक समय क्यों मानते हैं ये देखा जाए। एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, एक होता है मानक समय, एक होता है स्टैंडर्ड समय, एक होता है स्थानीय समय। तो अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ एवं स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच है। लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, और भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, इसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसी प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेर लेता है। देखिए भारत का मानक 82.5 जो है अंतर्गत मानक समय। गुजरात से मानक का यहाँ पे कल्पना है। डिब्रूगढ़ असम का असम से एवं गुजरात के द्वारका से। ये बच्चों आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। आप यह देख सकते हैं। याम्योत्तर वृत्त, देशांतर एवं विषुवत वृत्त, अक्षांश, देशांतर
समय सारणी, मानक समय, शून्य समय एवं शांतर का समय का ज्ञात कैसे किया जाता है, इस विषय में हमने अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। सभी को नमस्कार। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव।